मैंने तुम लोगों को अभी तक इंडियन इकोनॉमी बिफोर ब्रिटिश राज पढ़ा दिया है, याद कर लेना। मुस्लिम पढ़ा दिया है, क्या होता है याद कर लेना। एम ऑफ पॉलिसीज परस्यूड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसी चलाई थी वो याद करना आपको। कुछ नोटेबल इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने हमारी पर कैपिटल इनकम और नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया था, वो याद करना है। हाउ वाज इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश राज, ये याद करना है। नेम मेन कॉज ऑफ स्टेगनेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, ये याद करना है। मैं नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में आपके पास भेज दूंगा। इसके बाद हाउ वाज इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, ये मैंने पढ़ा दिया है। उसके पॉइंट्स पढ़ा दिए हैं कि ऊपर तो आपने ये सीख लिया कि कैसा था, और अगर हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर इतनी ख़राब थी तो उसके पीछे रीजन क्या है, ये भी पढ़ा दिया था। अगला है, अभी वही रीजन चल रहे हैं। लैक ऑफ कैपिटल था, लो एस्टिमेशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर था, ये सब पढ़ा दिया मैंने। अब आपको पढ़ना शुरू करना है। ये देखो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम ऑफ सम मॉडर्न इंडस्ट्री व्हिच वर ऑपरेटिंग इन आवर कंट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के समय हमारे देश में कुछ इंडस्ट्री थी, उन इंडस्ट्रियों के नाम बताने हैं। तो आयरन एंड स्टील कंपनी है ना, और TISCO, और शुगर, सीमेंट, केमिकल एंड पेपर इंडस्ट्री, ये थी। अब अगला पार्ट आता है फॉरेन ट्रेड का। फॉरेन ट्रेड क्या होता है? फॉरेन ट्रेड विदेशी व्यापार कहते हैं। हमारे देश का विदेशों के साथ जो व्यापार होता है उसे फॉरेन ट्रेड कहते हैं। जैसे कि आप जानते हो, कंट्री के अंदर कोई चीज़ खरीदी बेची जाती है तो उसे हम सेल एंड परचेज कहते हैं, लेकिन हम विदेशों से कुछ खरीदते हैं तो उसे इंपोर्ट करते हैं कहते हैं, और विदेशों को कुछ बेचते हैं तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। तो अब ये सेपरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आएगा, हाउ वाज आर फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस या एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये आज़ादी पाने के 5-6-10 साल पहले और 5-6-10 साल बाद की बातें हो रही हैं, तो कंफ्यूज मत होना। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब होता है आज़ादी के दौरान। आज़ादी मिलने से पहले हमें कंपेयर करना पड़ेगा आज़ादी मिलने के बाद हमने कैसे, आगे चैप्टरों में आप पढ़ोगे कि आज़ादी मिलने के बाद व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस हमने किस तरह से इम्प्रूवमेंट लाई है अपने सारे ट्रेड में। तो फॉरेन ट्रेड पढ़ लिया कि विदेशी व्यापार। इन एंशिएंट टाइम इंडिया हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन। जब प्राचीन समय में, जब हम कॉलोनी नहीं बने थे, तो इंडिया एक क्या था, इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन था। यहाँ पे लोग व्यापार करते थे। बट बिकॉज ऑफ रॉन्ग टैरिफ पॉलिसी इंडियन फॉरेन ट्रेड वॉज एडवर्सली अफेक्टेड। लेकिन अंग्रेज़ों ने कुछ ऐसी गंदी नीतियाँ बनाई जिससे हमारा फॉरेन ट्रेड ख़त्म हो गया। अब वो नीतियाँ क्या हैं वो पढ़ते हैं। फॉलोइंग फीचर्स है ना, इंडियन फॉरेन ट्रेड हैड बीन दैट टाइम। इंडियन फॉरेन ट्रेड के फॉलोइंग फीचर उस समय थे। नंबर 1 क्या था? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फर्निश्ड गुड्स। बिकॉज ऑफ रॉन्ग टैरिफ पॉलिसी, अंग्रेज़ों ने ऐसी पॉलिसी बनाई थी कि अगर इंडियन लोग अपने रॉ मटेरियल ब्रिटिश को बेचते थे तो वो टैक्स फ्री था, और इंडियन लोग अगर फाइनल गुड्स ब्रिटिश से ख़रीदते थे तो वो ट्रेड फ्री था। इसके अलावा अगर कोई भी इसके अलावा अगर हम वर्ल्ड के किसी भी कंट्री से कुछ चीज़ खरीदते बेचते थे तो उस पर टैक्स देना पड़ता था। तो बिकॉज ऑफ रॉन्ग टैरिफ पॉलिसी इंडिया बिकेम एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फाइनल गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। हम अगर विदेशों को रॉ मटेरियल बेचते थे तो उस पर टैक्स लगता था, तो विदेशों को हमारा रॉ मटेरियल महंगा पड़ता था, इसलिए हम ब्रिटिश ही हमसे रॉ मटेरियल ख़रीदता था। साथ साथ में अगर हम विदेशों से कोई वस्तु अपनी फाइनल गुड्स या हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेचते थे तो उसमें बहुत ज़्यादा
टैक्स लगता था, तो हमारे जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे जिसकी विदेशों में अच्छी मांग थी, वो उनकी प्राइस डबल होने के वजह से हमने अपने फॉरेन क्लाइंट्स खो दिए। अब हम क्या करते थे, रॉ मटेरियल किसी और कंट्री को नहीं बेच सकते थे क्योंकि वो महंगा पड़ता था। गवर्नमेंट ने उस पर, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लगा दिया था। अब हम केवल रॉ मटेरियल बेच रहे थे किसको, ब्रिटेन को, और उनसे फाइनल गुड्स खरीद रहे थे क्योंकि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बर्बाद हो गई थी। तो अब हम टोटली डिपेंडेड हो गए थे किसके ऊपर, ब्रिटेन के ऊपर फाइनल गुड्स की वजह से। क्योंकि हम और किसी देश से फाइनल गुड्स खरीदते थे तो हमें बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, तो चीज़ें महंगी हो जाती थी। तो इसीलिए मैंने लिख दिया है कि बिकॉज ऑफ रॉन्ग टैरिफ पॉलिसी इंडिया बिकेम एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फाइनल गुड्स विथ ब्रिटेन। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। उस समय हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था, उस समय अंडर ब्रिटिश रूल इंडिया केम अंडर मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। हम ब्रिटिशर्स के मोनोपोली कंट्रोल में थे, हमारी पूरी मोनोपोली हो गई थी ब्रिटिश की हमारे फॉरेन ट्रेड पर। मोर देन हाफ ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड वर रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। लगभग इंडिया के हाफ जो ट्रेड थे वो रिस्ट्रिक्टेड थे कि हम उसे ब्रिटेन से ही कर सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन वो हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि जो हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, अब वो बर्बाद हो गई। क्यों बर्बाद हो गई? देखो स्टूडेंट, नेट पे वीडियोस बहुत हैं, लेकिन मैंने पहले सोचा वीडियो मुझे ना बनाना पड़े, मुझे कोई अच्छी वीडियो मिल जाए मैं भेज दूं आप लोगों को। और मैंने सारा सर्च किया तो सब लोक लुभावना एक बोर्ड पे लिख के खड़े हो जाएंगे, दुनिया भर की बातें करेंगे, लेकिन आपको एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मजबूरन मुझे ये सब नोट्स लिखने पड़े जो मैं तुम्हें बना के भेज रहा हूँ। तो प्लीज़ इसकी इज्जत करना। एक एक चीज़ जब क्लास आएगी, ये बोरिंग है नो डाउट, ठीक है। इसलिए पहले 11th में था, 11th के बच्चे 12-15 क्वेश्चन पासिंग मार्क के लिए कर देते थे, इसलिए गवर्नमेंट ने रूल चेंज करके इसे 12th में कर दिया। अब आप जब तक इंडिया के बारे में सब कुछ नहीं जानोगे, सपोज़ दैट आप सेलेक्ट हो गए किसी अच्छे पोस्ट पे, तो इंडिया का जब तक बैकग्राउंड नहीं जानोगे, इंडिया में आए चेंजेस नहीं जानोगे, तब तक आप पॉलिसीज़ वगैरह इकॉनमी के लिए कैसे बना पाओगे। इसलिए ये चीज़ें जो 11th में थी, 11th का तो पीछा छूट गया, अब 12th में आ गई हैं। तो आपको एक एक चीज़, और बुक देखोगे तो कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा, टीचर बताएंगे पता नहीं क्या क्या बताएंगे। मैंने एनसीईआरटी अपने एक्सपीरियंस और पास्ट ईयर के पेपर्स मिलाकर सारे नोट्स बनाए हैं, एक भी आपका पॉइंट छूटेगा नहीं, और ना इतना प्रॉपर वे में नोट्स मिलेगा। जो डिफ़िकल्ट वर्ड थे उन्हें हटाया गया है, क्वेश्चन की लेंथ मेंटेन की गई है। वैसे जब आप मिलोगे तो कुछ और होगा, ऑनलाइन समझने में थोड़ी दिक्कत तो ज़रूर होती है, लेकिन डरना नहीं है। ब्रिटेन, देखो, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। किस तरह से इंडियन की जो वेल्थ थी, जो हमारे रॉ मटेरियल थे, हमारे पास मेटल्स थे, सोना चांदी अभ्रक और कोयला, इन सब का कैसे दोहन किया, कैसे ये हमारे यहाँ से है ना ड्रेन हुई, वेल्थ ड्रेन कैसे हुई। तो यही है, अंडर ब्रिटिश रूल इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फाइनल गुड्स। देयर आर ह्यूज एक्सपेंस, है ना, ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस बट दैट इज यूज्ड। देखो उन्होंने क्या किया, टैरिफ पॉलिसी बनाई। अगर विदेश हमसे कुछ सामान खरीदता था तो उसे टैक्स देना पड़ता था, वो टैक्स क्या नाम है, इंडिया गवर्नमेंट के पास जाती थी। इंडियन गवर्नमेंट में उस समय कौन थे, ब्रिटिशर्स थे, वो उन पैसों का इस्तेमाल अपने लिए करते थे। तो यही लिखा है कि देयर वॉज ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस। एक्सपोर्ट सरप्लस, जो हम एक्सपोर्ट करते थे वो बहुत ज़्यादा था, और जो इंपोर्ट करते थे वो कम था। हम खूब रॉ मटेरियल बेच रहे थे, जितना भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज था हम खूब बेच रहे थे, और एक्सपोर्ट बहुत आगे था। और एक्सपोर्ट ज़्यादा होने से उस कंट्री को पैसा मिलता है, लेकिन उस पैसे का यूज कहाँ किया गया ये जानने वाली बात है। टू मेक पेमेंट ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स, उस समय सारे जो टॉप मोस्ट ऑफिसर्स थे वो ब्रिटिश थे, और उनकी पेमेंट बहुत ज़्यादा कर दी गई थी, और इस एक्सपोर्ट का पैसा उस पेमेंट के लिए किया जाता था।
टू मीट एक्सपेंसेस ऑन वॉर फाइटिंग बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। और उस समय जो वॉर गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट लड़ रही थी उसका एक्सपेंसेस भी इन्हीं हमारे एक्सपोर्ट से आए पैसों से किया जाता था। एंड दस इंडियन वेल्थ ड्रेन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। इस तरह से भारत का जो धन था, जो संपत्ति थी, वो बर्बाद हो गई, बहा ली गई किस समय? ब्रिटिश रूल में। अब आता है कि एक छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं कि द फर्स्ट पूछ लेगा कि आपका पहला ऑफिशियल सेंसस मतलब क्या होता है? जनगणना। जैसे आप जानते हो अभी 2011 में हुई है, 2021 में होनी है। हर 10 साल बाद पूरे भारत के हर एक व्यक्ति का डेटा कलेक्ट किया जाता है। वो 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो, जिसे कहते हैं सेंसस। तो द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वॉज कंडक्टेड इन 1881। पहला ऑफिशियल सेंसस जो था हमारे देश में वो 1881 में कलेक्ट किया गया। इन 1921 वॉज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। 1921 जो ईयर था वो वहाँ उस समय हमारे देश में बड़े बड़े अप्स एंड डाउन्स देखे गए। बिफोर 1921 इंडिया वॉज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोक्रेटिक एंड ट्रांजिशन। आफ्टर 1921 इंडिया वॉज इन द सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन। यानी 2 स्टेज में बांट दिया गया। 1921 के पहले जो इंडिया थी और 1921 के बाद जो इंडिया बनी, इसमें बहुत सारे चेंजेस देखे गए। अब आगे पढ़ाता हूँ। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेमोक्रेटिक प्रोफाइल। डेमोक्रेटिक प्रोफाइल क्या होती है किसी देश का? डेथ रेट, बर्थ रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वहाँ की लिटरेसी, ये सब मिलकर डेमोक्रेटिक कंडीशन बनाते हैं। किसी देश की डेमोक्रेटिक कंडीशन का मतलब है वहाँ डेथ रेट कैसा है, वहाँ बर्थ रेट कैसा है, वहाँ इन्फेंट मोर्टालिटी यानी कि शिशु मृत्यु दर कैसा है, वहाँ मदर मोर्टालिटी रेट कैसा है, वहाँ एवरेज लाइफ कैसी है, वहाँ पे वहाँ के लोगों का लिटरेसी कैसा है। ये सब मिलाकर क्या बनते हैं? डेमोक्रेटिक प्रोफाइल। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, हाउ वाज इंडियन डेमोक्रेटिक प्रोफाइल एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस या एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी डेमोक्रेटिक प्रोफाइल के अंदर। हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। बर्थ रेट मीन्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 इन अ ईयर। एक साल में 1000 लोगों में जितने बच्चों का जन्म हुआ उसे हम कहते हैं बर्थ रेट। डेथ रेट मीन्स नंबर ऑफ पर्सन डाइंग पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। और डेथ रेट का मतलब होता है कि कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है ना। 1000 लोगों में एक साल में जितने लोगों की मृत्यु होती है उसे हम डेथ रेट के नाम से जानते हैं। तो हमारी जो डेथ रेट और बर्थ रेट थी वो दोनों बहुत हाई थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अब लो लिटरेसी रेट। द लिटरेसी रेट एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज वेरी लो। आज़ादी के समय हमारी लिटरेसी रेट बहुत कम थी। इट वॉज 16% ओनली। ये केवल 16% थी, यानी कि 100 लोगों में से केवल 16 लोग पढ़े लिखे थे। एंड फीमेल लिटरेसी लेवल वॉज ओनली 7%। और फीमेल का लिटरेसी रेट जो था वो केवल 7% था। इसका मतलब केवल 100 औरतों में से केवल 7 औरतें पढ़ी लिखी होती थी। पुअर हेल्थ कंडीशन अगला है डेमोक्रेटिक प्रोफाइल का हेडिंग। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडियन हेल्थ फैसिलिटीज़ वॉज वेरी पुअर। हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत पुअर थी। वाटर एंड एयरबॉर्न डिजीज़ बर वाइड स्प्रेड। वाटर बॉर्न डिजीज़ जो वाटर में अशुद्धियों के कारण होता है। एयरबॉर्न डिजीज़ जो हवाओं में संक्रमण फैलने के वजह से होता है। इनका वाइड स्प्रेड था, पूरे कंट्री में इसका टेरर था। हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। मैंने कहा था ना, शिशु मृत्यु दर। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट मीन्स नंबर ऑफ इन्फेंट डाइंग बिफोर रीचिंग 1 ईयर इन 1000 बर्न। 1000 जन्मे बच्चों में से 1 साल के अंदर जितने बच्चे मर जाते हैं उन्हें इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कहते हैं। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट वॉज 218
पर 1000। पहले क्या था इन्फेंट मोर्टालिटी रेट उस समय 218, यानी सोचो 1000 बच्चे जो जन्म लेते थे उसमें से 218 बच्चों का मौत हो जाता था बिफोर इंडिपेंडेंस के पहले या उस समय। इन 2001 इट डिक्रीज 44 पर 1000। 2011 में यह डिक्रीज होकर 44 हो गया, यानी कि अब केवल 1000 जन्मे बच्चों में से 44 की मौत होती है 2011 तक। अब और कंडीशन इम्प्रूव हो गई है, अब यह 27 और 26 पे आ गया है कि 1000 जन्मे बच्चों में से केवल है ना 26 या 27 बच्चों की डेथ होती है। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगला कंडीशन क्या था कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी मींस एवरेज लाइफ ऑफ पीपल, यानी कि लोग औसतन जितना जीते हैं, ये नहीं कि एक व्यक्ति 90 साल जी गया, एक व्यक्ति 40 साल, इनका सबका मीन, सोसाइटी का मीन जब निकाला जाता है तो उसे एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मींस एवरेज लाइफ ऑफ पीपल। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज वेरी लो, इट वॉज 44 ईयर। आज़ादी के समय औसतन लोग 44 साल तक जीते थे, उसके बाद उनकी मौत हो जाती थी। वाइड स्प्रेड पावर्टी, बहुत भयानक गरीबी। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल देयर वॉज नथिंग बट पावर्टी एवरीवेयर इन इंडिया। ब्रिटिश रूल के समय कुछ नहीं, चारों तरफ केवल क्या था, गरीबी ही गरीबी थी। तो ये आपने पढ़ लिया। अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मैं आपको दूसरे वीडियो में पढ़ाऊँगा।